हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि झेलम रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। झेलम रिवर को ऋग्वेदा में मींस एंशिएंट नेम क्या था झेलम रिवर का, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोलोराडो रिवर को लेकर के, तो कोलोराडो रिवर को मैप में अगर हम व्यू करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएस कंट्री में माउंटेनियस रीजन से इसका ओरिजिन होता है और उसके बाद में यूएस और मैक्सिको में फ्लो होती हुई लास्ट में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट्स के साथ में फिर से डिस्कशन किया और जो मेजर बेसिक पॉइंट था वो था कि हमारे जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे इंडिया के रेजिडेंट सिटीजन्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, ट्रैप हैं ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया में जैसे खार्किव रीजन या कुछ अदर एरियाज़ जहाँ पर रेगुलर जो क्लैश है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो वहाँ से उन सभी का सेफ इवैक्यूएशन किस तरीके से करें और उनको कोई भी परेशानी ना हो, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया गया है। अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया के एक मेडिकल स्टूडेंट जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते थे, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंसर्न है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पर हैं उनको कुछ नुकसान देखने को मिले। हालांकि जो रशिया है, रशिया गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला है कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट की वहाँ पर डेथ हुई उनकी जानकारी हासिल की जाएगी, उसके बारे में एक सर्च किया जाएगा कि किस तरीके से, किस कारण से उनकी वहाँ पर डेथ हुई है। क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि वो फूड आइटम्स लेने के लिए बाहर गए थे, एक क्वे में एक लाइन में खड़े थे और वहीं पर मिसाइल अटैक होता है और उसकी वजह से उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमें पता है कि डिस्कशन चल रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है उसका क्या इशू है और कौन कौन कंट्रीज़ उसका विरोध कर रहे हैं, कौन पक्ष में है, कौन किन्होंने एब्सटेन किया है। तो यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने फिर से रिजोल्यूशन को वोटिंग से एब्सटेन कर दिया है। मतलब इंडिया ना हाँ है ना है, अपनी जो एक लिबरल पॉलिसी है, एक मीडिएशन वाली जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग इंडिया वर्क कर रहा है। आप सभी को पता है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन से अपने जो रेजिडेंट्स है, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसमें वोटेड गिरे हैं 1415 और 35 जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया है। अब ये चीज़ें यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रही हैं कि देखो, वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन अकर्ड आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 120 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड एसोसिएशंस मेड रिमार्क ओवर 2 days एट ए स्पेशल इमरजेंसी सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इससे पहले भी 10 times यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इमरजेंसी सेशन कंडक्ट करवाया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने स्टेटमेंट रखे, उसके बाद में ये जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही। यहाँ पर हमारे इंडिया के कुछ जैन ग्रुप हैं, एक जैन ग्रुप है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से सहमति लेने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर कुछ उनके ऐसे कुछ उनके श्राइन्स हैं, कुछ इनके इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको वहाँ उनको रिस्टोर किया गया है। मतलब उनके कुछ इंपॉर्टेंट जैन कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ श्राइन्स हैं जिनको रिस्टोर किया गया है, तो ये जैन कम्युनिटी के लोग जा कर के उन श्राइन्स को विजिट करना चाहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इन श्राइन्स में से एक तो मंदिर है जो गुजरानवाला में है, ओके, और यहाँ पर इसको अभी तक यूज़ किया जा रहा था डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के रूप में, अब इसको रिस्टोर किया गया है। और दूसरा श्राइन है लाहौर में, जिसको 1992 के टाइम में उसके ऊपर अटैक और डैमेज कर दिया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया है। तो इनको ये जो रिस्टोर श्राइन्स हैं उनको व्यू करने के लिए वो जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर
अगर हम बात करें, ये जो ग्रुप है वो जालंधर बेस्ड एक्टिविस्ट सुनील जैन का है, जो वर्ल्ड जैन मुस्लिम इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल को हेड करते हैं। उन्होंने लाहौर की ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था और उनको वीज़ा भी मिल गया है जो 7 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिस पर ये माना जा रहा है कि जल्दी से उनको क्लियरेंस मिले होम मिनिस्ट्री से, ताकि जो भी उनका प्रोसीजर है उसको वो कंप्लीट कर सकें और जो श्राइन है उनको विजिट कर सकें। देखो, इसी तरीके की जो डिमांड है वो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, द हिंदू में न्यूज़ थी कि पाकिस्तान से भी एक पर्सन जो है उन्होंने इस तरीके की कोशिश की कि हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर रिलेशंस हैं वो तो काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी डिग्रेड स्टेज में है, काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्कशन भी नहीं होता है। और अभी कोविड के टाइम की वजह से अगर हम देखें तो बिल्कुल जो बॉर्डर एरियाज़ है बिल्कुल उनको ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से जो पर्सन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखो, ये किसी भी कंट्री के साथ में जब हम डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं तो उसमें एक पॉइंट से भी रखा जाता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन, सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट जब इंक्रीज होगा तभी दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन स्टेज में आएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जिनमें दोबारा से अगर हम उनको वार्म अप करना चाहते हैं तो ये जो रिलेशंस हैं वो रिलीजन बेसिस पर या जो भी हमारे श्राइन्स हैं इंपॉर्टेंट एक दूसरे कंट्रीज़ में, उनमें विजिट करके हमारे जो ह्यूमन हैं, हमारे जो सिटीजन हैं, वो हमारे रिलेशंस को काफ़ी बेहतरीन स्टेज में लाया जा सकता है। तो इसमें टूरिज्म जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। किसी कंट्री की विजिट पर अगर श्राइन, इंपॉर्टेंट श्राइन पर अदर कंट्रीज़ के लोग जा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी फेमस रहेगा और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ को वैसे भी बेनिफिट होगा और दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टेज में आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखो, जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, जो भी फूड आर्टिकल होते हैं, उनमें वेज और नॉन वेज कंपलसरी, मतलब कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए कि ये फूड आर्टिकल, ये जो भी मतलब फूड से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको वेज और नॉन वेज की जो कैटेगरी है उनको कम्प्लीटली वहाँ पर क्वालिफाई करना है, डिस्क्लोजर करना है कि ये कौन से जो आइटम्स हैं वो कौन से वेज से हैं या फिर नॉन वेज से, किससे रिलेटेड करते हैं। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखो, जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें बोला गया कि लोगों के जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, इससे वायलेट होते हैं, तो उनको सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे दिया है कि अपने एक फ्रेश कम्युनिकेशन आप सभी अथॉरिटीज़ को रिलीज़ करो, जिसमें ये बात स्टेट करने की कोशिश करो कि ऑब्लिगेशन रहेगा कि क्लियर डिस्क्लोजर आपको करना है जो भी आपके फूड आर्टिकल हैं, कि वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, कल भी हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिली। जब वहाँ पर पता लगाया गया और ये देखा गया तो बहुत सारी जो लैंडफिल साइट हैं, उन साइट के आसपास एरिया में जो भी ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो भी वेस्टेज को वहाँ पर डिकम्पोज किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है, उसी के सब्सटीट्यूट जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबिलिटी देखने को मिली। जैसे फिश मार्केट के पास में जो लैंडफिल साइट है वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट की, क्योंकि फिश के जो है वो बॉडी को, फिश का जो भी कंकाल स्केलेटन होता है उसको वहाँ पर डिस्पोज किया जाता होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक उपस्थिति जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में हैवी तरीके से देखने को मिली है। इसके अलावा TDS देख लीजिए और भी ऐसे इशू देख लिए जो वाटर में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उससे हाई लेवल पर देखने को मिला है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। आज फिर से यहाँ पर जो दिल्ली में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो किस तरीके से वैनिश होती जा रही हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कुछ ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जो तो डिलीट ही हो गई हैं लिस्ट से, मतलब इतना एनक्रोचमेंट वहाँ पर कर दिया गया है कि वो डिलीट ही हो गई हैं, और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर रेगुलर एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताया कि पहले किस तरीके से यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी और अभी प्रेजेंट टाइम में एक सिंगल वाटर बॉडीज़ भी यहाँ पर जो ईस्ट दिल्ली है, जिसका
खिचड़ीपुर जो एरिया है वहाँ पर किसी पर्सन ने अपने पर्सनल व्यू यहाँ पर बताए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एनक्रोच हुआ, जो सीवेज है उसके पोल्यूशन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और अभी प्रेजेंट टाइम में इस तरीके की वाटर बॉडीज़ की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। देखो, वाटर बॉडीज़ जब अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत सारी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके थ्रू फ्लो होती है। इसके अलावा एक तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो एक तरीके से रिस्टोर होता रहता है। बहुत सारे प्लस पॉइंट एंड बेसिक पॉइंट्स हैं इस तरीके की वाटर बॉडीज़ की। तो इसके लिए अब कोशिश की जाएगी कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में बची हुई हैं, चाहे डिग्रेड स्टेज में है, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी हमने फ्रंट पेज पर जो डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया के एक मेडिकल स्टूडेंट की यूक्रेन में डेथ हो गई, तो उसके बाद में कर्नाटका में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि नीट एग्ज़ाम जो है उसको बैन किया जाए। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट तो चाहती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मेडिकल सीट्स हैं उनके ऊपर जो भी एडमिशन करवाना है वो +2 की जो परसेंटेज होती है उसी के बेसिस पर हो। यहाँ पर जिस स्टूडेंट की डेथ हुई है उसके बारे में बताया गया है कि उनको प्री यूनिवर्सिटी में जो उनकी ग्रेड थी वो 97% तक थी। तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद में भी उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई है। कर्नाटका स्टेट की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में जितनी भी मेडिकल सीट हैं उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और जितनी भी मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में है उनमें से सबसे ज़्यादा कर्नाटका स्टेट में है। फिर भी यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। इसको लेकर के पहले भी ये आरोप लगाया जा चुका है कि नीट एग्ज़ाम में लोग कोचिंग लेते हैं और कोचिंग के बेसिस पर फिर यहाँ पर एंट्री होती है। ओके, और इसकी वजह से जो रिच पर्सन है, रिच स्टूडेंट है, उनकी यहाँ उनको ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिल पाती है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप +2 की परसेंटेज के बेसिस पर करोगे तो कोचिंग तो अपने आप को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगी, है ना। कोचिंग तो अपने आप को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगी, वो तो बोर्ड के हिसाब से आपको एक तरीके से स्टडी करवाने लग जाएंगे। तो इसका कुछ ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन लेना और वहाँ पर अपनी MBBS की डिग्री को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रोल प्ले करता है। तो इसी की वजह से जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही इजी रहता है, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, प्रेजेंट टाइम में रशिया, और अगर हम बात करें चाइना, इन सभी से स्टडी करना और मेडिकल की डिग्री लेकर के आना काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस वहाँ पर है। तो ये जो चीज़ें हैं इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन में जो इशू है उसमें ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीट एग्जाम को लेकर के फिर से एक तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये है हरियाणा के जो गवर्नर हैं, उन्होंने वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनका जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये बोला है कि काफ़ी अच्छा वहाँ पर वर्क किया जा रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको देख करके आपको ये नहीं लग रहा कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टेड गवर्नमेंट रहती है जिन स्टेट्स में, वहाँ पर गवर्नर के साथ में उनके कोई क्लैश नहीं रहते, लेकिन अदर स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, वहाँ पर अगर मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाए 2 AM to 2 PM, 2 PM to 2 AM, तो उसमें भी जो गवर्नर है उस बात को बोलता नहीं है कि नहीं अब तो ये तो अप्रूवल देना ही पड़ेगा, दोबारा से आप दीजिए तब जा करके मैं इसको दोबारा से अप्रूवल दे दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे तेलंगाना में भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर के साथ क्लैश वहाँ पर बना हुआ है कि जब बजट सेशन होगा तो हम स्पीच नहीं देने देंगे, क्योंकि रेगुलर वही चीज़ें रिपीट की जाती हैं। और तमिलनाडु में तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर भी क्लैश है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पर भी अलग गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ पर आप देख रहे होगे ना गवर्नर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश है। और आज एडिटोरियल पेज पर इसके बारे में आया है, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोड है, जो उनकी सहमति मिलनी चाहिए, उसमें जितनी ज़्यादा देरी हो रही है उतनी ज़्यादा जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब जो लैंड प्लान है उसके ऊपर कम्प्लीटली फटाफट वर्क होना चाहिए ताकि जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे इंडिया के प्रेज में कुछ बातें रखी गई गूगल प्लेटफॉर्म पर
वाइस प्रेसिडेंट प्ले पार्टनरशिप एट गूगल पूर्णिमा कोचिकर जो हैं उन्होंने एक बात ये बोली कि इंडिया जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऐप इनोवेशन हब के रूप में इंडिया जो है वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर आ जाओ। आज यहाँ पर जो आर्टिकल है पहला यहाँ पर देख लेते हैं। कल हमने देखा था कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें 9.2% की हमने होप रखी थी, लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर एनएसओ ने अपने नए डाटा पब्लिश किए हैं कि हमारी जो 2021-22 में जो एस्टिमेशन लगाया था नेशनल इनकम का, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो ग्रोथ की हमने हाई प्रेडिक्शन किया था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 8.9% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। 2020-21 में 6.6% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने की बात में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लेकिन जितना एस्टिमेशन किया गया था उससे लोअर हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। इसका मेजर रीजन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कोविड के टाइम में दोबारा से इकोनॉमी को बूस्टअप होने में टाइम लगा, और प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट को लेकर के कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है उसकी लाइंस डिसाइड की जाए, मतलब बाउंड्रीज डिसाइड की जाए और उसके जो रोल्स हैं वो डिसाइड किए जाएँ। गवर्नर की जो पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस टाइम उनके लेकर के जो प्रोविज़न रखे गए थे उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट की और गवर्नर के बीच में जो क्लैश हम देख रहे हैं ये एक मेजर प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर शुरुआत की गई है कि राजभवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में जो कन्फ्रंटेशन के साइन आप देख रहे हो वो रेगुलर, ऐसा नहीं है कि कभी कभी देखने को मिलते हैं, रेगुलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ज़्यादातर ये लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी ये जिम्मेदारी होती है जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर स्टेट में देखने को मिल रहा है तो उसको अवॉइड, उसको टालने की जिम्मेदारी होती है चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर। और इसमें जैसे कि हम एविडेंस करें कि पिनाराई विजयन जो केरला के सीएम हैं उन्होंने वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके साथ में एक तरीके से कोशिश की है कि जो पीस बनी रहे गवर्नमेंट के बीच में और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में भी रेगुलर क्लैश देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ इशू है जैसे कि वेस्ट बंगाल और वहाँ के जो गवर्नर है उनके बीच में, ये रेगुलर जैसे तमिलनाडु के बीच में भी ये कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये बोला था कि देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो जो भी अपनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो वो मिनिस्टर्स की जो भी एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की जो भी एड एंड एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी होंगी और उन सिचुएशंस के बारे में इलस्ट्रेटिवली लिस्टेड भी किया गया है कि इन सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर होती हैं जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जो है वो मतलब एक तरीके से जैसे कि किसी बिल को एक्सटेंड देना, जैसे अभी हमने देखा कि जो तमिलनाडु में नीट को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पर बिल पास किया गया, उसने बिल को अपने पास में रखा, एक टाइम के बाद में फिर उनको वापस भेज दिया, फिर उसको प्रेसिडेंट के लिए अप्रूवल के लिए बात भेज दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेंट्रल की जो पावर है उसके खिलाफ में है, सेंट्रल के जो लॉ हैं उसके खिलाफ में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो भाई इस तरीके से जो भी बिल पास करने की पावर तो होती है आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर के पास में, लेकिन गवर्नर अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम बाउंड डिसाइड होना चाहिए कि इतने टाइम में जो गवर्नर है वो अपनी जो बिल उनको भेजा गया है उनको वापस करेगा। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखे और फिर बोल दे कि नहीं दोबारा से इसको आप री एग्जामिन करो। तो उसमें एक टाइम बाउंड उसमें डिसाइड होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर आर्टिकल 163 के तहत बोला गया है कि जो कुछ पावर ऐसी होती हैं जैसे गवर्नर जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर कुछ पावर होती है, उससे यहाँ पर कुछ अलग पावर जो है वो गवर्नर को दी गई है, कुछ अनयूजुअल पावर है जिसमें वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर जो गवर्नर है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टेट की उनके बीच में क्लैश चलता रहता है कि कुछ भी जो गैप होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट में, कुछ भी जो गैप है वहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एंटी गवर्नमेंट है स्टेट में तो वहाँ पर उन जो भी
गैप हैं उन सभी का यूज़ करते हुए ये जो प्रॉब्लम है ये रेगुलर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के सरकारिया कमीशन बना था। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी उस टाइम जब भी गवर्नर पोस्ट के लिए जो लिखा गया था, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। गवर्नर जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की, Governors indeed have a duty to defend the constitution and encourage or caution the elected regime. The impression that governors are not obliged to heed cabinet advice persistent in some areas. Okay, तो ये आर्टिकल 163 के तहत उनको पावर है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो देखो, जो पुंछी कमीशन है, पुंछी कमीशन ने ये बोला था कि गवर्नर के ऊपर बर्डन होता है कुछ अदर ऑफिसेज का, जैसे कि ऑफिस ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटीज़, ये कुछ जो उनको अदर पावर दी जाती है, अदर उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इनसे उनको हटाना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। दूसरा ये भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि देखो, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ओके, लेकिन उनको रिमूव करने की एक तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट की जितनी टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग उनका जो टेन्योर है वो बना रहेगा, लेकिन ये जो है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इस वर्ड को पुंछी कमीशन ने ये भी बोला गया था, ये जो भी वर्ड है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, कंप्लीट 5 ईयर्स का उनका टर्म होना चाहिए। इसके अलावा उनको हटाने की, टर्मिनेशन करने की जो पावर है वो एक तरीके से दी जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ताकि दोनों के बीच में जो बैलेंस बना रहे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से गवर्नर जो पोस्ट है उसको काउंटर कर नहीं सकती। इसकी वजह से गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में रेगुलर क्लैश देखने को मिलते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें एक मीडिएशन का रोल प्ले करना चाहिए, और ये जो मीडिएशन का रोल है वो तभी आ पाएगा जब हम स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, और जो गवर्नर की जो प्रॉब्लम्स है, जो पावर्स हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर के ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नहीं तो हर रोज़ हम ये डिस्कस करते रहेंगे कि उस स्टेट में जो गवर्नर है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके बीच में ये इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें जो रशिया ने अटैक किया उसको लेकर के है कि जिस तरीके से वॉर को लेकर के आपकी एक भूख है, लेकिन पीस को लेकर के, शांति को लेकर के कहीं भी कोई प्लेस नहीं है। यहाँ पर अशोका एक इम्पोर्टेंट रूलर हमारे इंडिया में हुए हैं, उनसे कंपैरिजन किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से कलिंगा को जीतने के लिए, वहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन एक टाइम के बाद में जब उन्होंने रिलीजन को अपनाया और जब उनको रिग्रेट हुआ कि ये गलत हुआ है, ये इस तरीके का अटैक नहीं होना चाहिए था, तब जाकर के उन्होंने जब रिलीजन का पाथ को अपनाया तो किस तरीके से उन्होंने डिस्कशन के थ्रू ये वॉर जैसे सिचुएशन को ख़त्म किया। तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीटली डिस्कस करें तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, जो पीस है उसको हमें अवेल करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, और ये जो वॉर है उसको एक तरीके से एलिमिनेट का प्रोसीजर अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी अहमदाबाद ब्लास्ट केस 2008 का जो इशू था उसमें रिजल्ट आया, जिसमें 49 जो लोग हैं उनको अपराधी माना गया। कुछ लोगों को तो डेथ पनिशमेंट की बात की गई है और कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक एडवोकेट है, और उन्होंने ये बोला है कि देखो, आपने कलेक्टिवली ये जो इशू है इसके ऊपर डिस्कस किया। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो सभी लोगों ने अपनी पर्सनल बातें रखी, अपनी फैमिली के बारे में बताया, ये बताया कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जेल में रहे तो हमारा कितना क्लीन एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इसके बेसिस पर उनको मर्सी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक तरीके से मृत्युदंड के खिलाफ हैं। उनका ये मानना है कि जो मृत्युदंड है, आप एक जो पनिशमेंट जो लोगों को दे रहे हो उसमें एक कोशिश होनी चाहिए कि उसका कुछ एलिमिनेट हो, कुछ अल्टरनेट सोचने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि राइटर ये बोलते हैं कि देखो, आप जब मृत्युदंड किसी को देते हो तो उसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि डेथ पनिशमेंट आप उसको दे रहे हो तो उसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि इससे क्राइम नहीं होंगे। क्राइम तो फिर भी होते हैं, क्योंकि आज से पहली बार तो किसी को आप डेथ पनिशमेंट दे नहीं रहे हो, उससे पहले भी दिया गया है। ओके, इस तरीके से हैंगिंग पहली बार तो किया नहीं जाएगा, उससे पहले भी किया गया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्राइम की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। और यहाँ पर कुछ डाटा भी दे रखे हैं कि टाइम के साथ में हमारे इंडिया में जो ये हैंगिंग प्रोसीजर है, जो ये डेथ पनिशमेंट है, वो बढ़ता जा रहा है।
ओके, कुछ यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करे, जो हमारी जुडिशरी है वो कोशिश करे कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूंढा जाए ताकि लोगों के जो राइट्स है वो भी सिक्योर हो सके और जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व किया जा सके। मतलब जो क्राइम रेट है उसको भी हम कम कर सकें और लोगों में ये भी रहे कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम के लिए क्योंकि हमारे इंडिया में बोला जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए जो डेथ पनिशमेंट है वो दी जाती है। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक तरीके से ये जो डेथ पनिशमेंट है उसके विपक्ष में बात बोल रहे हैं कि इससे, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के आर्टिकल्स को और उसमें हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि अगर देखो मान लो डेथ पनिशमेंट आपने दे दी और उसके बाद में पता चलता है कि वो तो उसमें गिल्टी थे ही नहीं, तो ये एक तरीके से फिर जुडिशरी के लिए और गवर्नमेंट के लिए उस प्रॉब्लम को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इंसान जिंदा है तो उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ओके, इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो जब क्राइम के आपने डेथ पनिशमेंट दे दी और एक लोगों को एक प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया है, ओके, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर भी रखते हैं कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप वायलेट करते हो एक तरीके से, और जो भी उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम के बाद में जो इंसान है आप उसको सुधरने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप उसको सुधरने का मौका तो दो, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मेंबर बने, सोसाइटी का बहुत अच्छा पार्ट बने। तो कम से कम जो क्राइम है उसमें एक प्रोसीजर होना चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इंसान चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी की में हम आ सकें, और इसके लिए जो डेथ पनिशमेंट है उसको एलिमिनेट किए जाने का प्रोसीजर है। ओके, तो राइटर जो है वो इनडायरेक्टली एक तरीके से डेथ पनिशमेंट जो है उसके विपक्ष में बातें रख रहे हैं कि इसके जो डेथ सेंटेंस जो है उसमें हमें जो कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए कि जो अगर पनिशमेंट है वो भी मिले, लेकिन जो डेथ पनिशमेंट है उसका अल्टरनेट ढूंढा जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो कम्प्लीटली फोकस किया गया है वो रशिया यूक्रेन वॉर के लेकर के ही है। यहाँ पर जो नए एम्बेसडर हैं रशिया के इंडिया में, तो उन्होंने भी बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेफ पासेज प्रोवाइड करवाया जाए इंडियन सिटीजन्स को, ताकि वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी वहाँ से निकाला जा सके उनको। एक स्टडी सामने आई हुई है, एक स्टडी आई है जिसमें कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। प्यू सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें जेंडर रोल जो है उनको रिलीज़ किया गया है। तो वही 10 इंडियन में से 9 तो ये सोचते हैं कि वाइफ जो है मस्ट ऑलवेज ओबे हस्बैंड, की आज्ञाकारी पत्नी होनी चाहिए। कुछ और भी ऐसे रिसर्च आए हैं जिनके बेसिस पर यह माना गया है कि 55% जो है इंडियन बिलीव करते हैं कि मैन और वीमेन जो हैं वो इक्वली गुड पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मतलब ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है। ओके, और यहाँ पर इंडियन वीमेन जो है वो स्लाइटली लेस लाइकली देन इंडियन मैन टू एग्री विद दिस सेंटीमेंट, ऑल्दो most Indians expressed egalitarian views on gender roles, with 62% saying that both men and women should be responsible for child care. Traditional norms still held away, with 34% convinced that child care should be handled primarily by women. तो यहाँ पर हर इशू को लेकर के एक जनरल अवेयरनेस के जो इशू हैं उनमें लोगों का क्या व्यू है, विमेन क्या सोचती है, मैन क्या सोचते हैं, और दोनों मिलकर के क्या उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी की आज भी सोच है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर सबसे पहले तो नेक्स्ट वेव के बारे में कि भाई कब आ सकती है कोविड की नेक्स्ट वेव, तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है नेक्स्ट, तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर दिया गया है कि भाई वैक्सीन लगवाना जरूरी है क्या, कोई पर्सन अगर मना करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसमें पिटीशन में उन्होंने बोला है कि देखो वैक्सीन का जो भी ट्रायल हुआ उसके जो भी रिजल्ट हैं वो ओपनली नहीं रखे गए हैं, और वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उसके क्या इफेक्ट होंगे इसको लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं है। तो फिर वैक्सीन लोग क्यों लगवाए, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट के व्यू जानने की कोशिश की। अब गवर्नमेंट इसमें क्या बात रखती है उसके बाद में अपना जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड ग्रुप है उसका एक नेचुरल लीडर है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो 4 कंट्रीज
क्वाड ग्रुप में है वो कंप्लीट मिलकर के बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं। इसके अलावा ये मिलन एक्सरसाइज के टाइम की बात है जिसमें 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा इंडिया की उन्होंने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हमारे जो रिलेशंस है काफ़ी बेहतरीन स्टेज में है और डिफेंस, इकोनॉमिक इशूज, एजुकेशन और टूरिज्म के ऊपर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक वेबिनार को डिस्कशन कर रहे थे। वेबिनार में जो भी बजट में सैंक्शन किया गया उन सभी को लेकर के, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अभी जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा यूएस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को लोग कंज्यूम करें। उसी के तरीके से इंडिया भी अपने आप को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम भी, इंडिया जो है वो भी अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें कि अदर कंट्रीज़ के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो। तो यहाँ पर कुछ सनराइज सेक्टर्स की बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटियल सिस्टम, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड 5G। इन सभी सेक्टर में इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वर्चुअल जो गेमिंग है, इन सभी में नई टेक्नोलॉजी इंसर्ट की जा रही है, तो इसके लिए भी इंडिया को हब बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन के मैप को आप व्यू कीजिए। यहाँ पर कौन कौन से एरियाज जहाँ पर रशिया ने अटैक कर लिया है उसके बारे में बताया गया है। ये क्रीमिया है जिसको 2014 में रशिया ने अनेक्स कर लिया था, और यहाँ पर ये जो खेरसोन रीजन है इसको लेकर के रशिया ने क्लेम किया है कि कम्प्लीटली हमारे अंडर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न बॉर्डर, सदर्न बॉर्डर एंड ईस्टर्न बॉर्डर से रशिया ने कम्प्लीटली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एनक्रोच करने की। ये जो खार्किव रीजन है, ये सुमी रीजन है, कीव है, यहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इन सभी को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया की मेजर जिम्मेदारी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखो, यूएस ने बेलारूस के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्योंकि अभी हमने इस मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेलारूस कंट्री है और ये है रशिया। तो इसका, इनके लैंड रूट का भी यूज़ करते हुए रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। तो इनडायरेक्टली इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई है ताकि अदर कंट्रीज़ किसी और अदर कंट्रीज़ के ऊपर एनक्रोच करने में हेल्प इस तरीके से ना करें। तो ये आज के हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।